वर्तमान समय में बहुजन आंदोलन में सक्रिय हर व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन बहुजन आंदोलन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी एक व्यक्ति ने सीधे तौर पर दूसरे के मिशन को आगे बढ़ाया। इस कड़ी में हम मान्यवर कांसीराम का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने सत्ता हासिल करने के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार किया। तो ऐसे ही दूसरे नायक ललित सिंह यादव हैं, जिन्होंने पेरियार रामासामी नायकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद को झोंक दिया। इस वजह से बाद के दिनों में ललित सिंह यादव उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने लगे। इनमें से एक ने दक्षिण में तो दूसरे ने उत्तर में ब्राह्मणवाद की चूल्हे हिलाकर रख दी। सितंबर महीने में इन दोनों बहुजन नायकों की जयंती है। 17 सितंबर 1889 को जन्मे रामासामी नायकर इस देश के इतिहास के आधुनिक युग में विज्ञान बोध और तार्किकता के एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने समाज के दलित पिछड़े समुदाय के लोगों को सम्मान से जीने और समाज में बराबरी के अधिकार पाने का रास्ता सफलतापूर्वक दिखाया। पेरियार ने दक्षिण भारत की राजनीति से ब्राह्मणवाद के पैर उखाड़ दिए और समाज व्यवस्था तथा राजनीति में दलित पिछड़े समाज को वर्तमान इतिहास के शिखर पर बैठा दिया। आमजन में वह पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध था। भारतीय तथा विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारने में इनका नाम सबसे ऊपर है। पेरियार का जन्म पश्चिम तमिलनाडु के ईरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू परिवार में हुआ। लेकिन वे लगातार महसूस कर रहे थे कि ब्राह्मण लोग दलितों और पिछड़ों को घोर अपमान के साथ नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर करते रहते हैं। बचपन से ही वो धार्मिक उपदेशों और भजनों में कही जाने वाली बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते थे। पेरियार बाल विवाह, देवदासी प्रथा, पुनर्विवाह के विरुद्ध जो अवधारणा बनी थी, वो स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूरी तरह खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है। महज 19 साल की उम्र में इनकी शादी 13 साल के नगम्मल से हुई। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, उसके भाई को गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका निभाई। जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद परिवार में हलचल होनी थी, और ऐसा ही हुआ। इस घटना के बाद उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इससे गुस्साए पेरियार कुछ दिनों के लिए काशी चले गए। वहां घूमते हुए भूख लगने पर जो निःशुल्क भोज होता था, पेरियार वहां खाने के लिए गए। लेकिन वहां उन्हें पता चला कि यह भोज सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था, क्योंकि उस भोज में खाने वालों को नंगे बदन बैठकर खाना पड़ता था, ताकि बदन पर जो जनेऊ होता था वो दिखता रहे और ये प्रमाणित हो कि खाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण ही है। जनेऊधारी न होने की वजह से पेरियार को भूखा रहना पड़ा। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने हिंदुत्व के अंदर के छुआछूत के विरोध की ठान ली। इस घटना के बाद धर्म से उनका मोह भंग हो गया और अपने जीवन की आखिरी सांस तक पेरियार नास्तिक रहे। पेरियार के जीवन से जुड़े और भी कई तथ्य हैं, लेकिन बहुजन आंदोलन के इतिहास में चर्चित वाईकोम सत्याग्रह खास है। असल में केरल में छुआछूत का आलम यह था कि वहां मंदिरों के आसपास स्थित सड़कों पर दलित के चलने पर रोक थी। पेरियार इसके खिलाफ खड़े होकर सत्याग्रह शुरू कर दिए। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद इस रोक को हटा दिया गया। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो इन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। सन 1925 में उन्होंने कडियारासु नामक एक समाचार पत्र तमिल में निकालना शुरू किया। 1926 में सेल्फ रेस्पेक्ट लीग की स्थापना की और 1938 में जस्टिस पार्टी को पुनर्जीवित किया। लेकिन पेरियार को अभी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम करना बाकी था। उन्होंने तमिल में एक पुस्तक लिखी, नाम था सच्ची रामायण। इस पुस्तक में उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय रामायण और इसके पात्रों राम, सीता, लक्ष्मण
और रावण आदि की सच्चाइयों को पेरियार सामने लेकर आए। उन्होंने रामायण के इस आधार पर कटु आलोचना की कि इसमें उत्तर भारतीय आर्य जातियों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और दक्षिण भारतीय द्रविड़ों को क्रूर, हिंसक, अत्याचारी जैसे विशेषण लगाकर उनकी निंदा की गई है। पेरियार की दलील थी कि रामायण में द्रविड़ों को न केवल अपमानित किया गया है, बल्कि राम रावण कलह को केंद्र में रखकर राम की रावण पर विजय को दैवी शक्ति की आसुरी शक्तियों पर, सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में गौरवान्वित किया गया है। धर्म को व्यवसाय बनाकर अपना पेट पालने वाले लोगों के बीच यह पुस्तक आंख की किरकिरी बन गई, क्योंकि लोग राम को अवतार बनाकर ही वे उनके चमत्कारों को मनोग्राह्य और कार्यों को श्रद्धास्पद बनाए रख सकते थे। हिंदुओं की भावनाओं के आहत होने के बाद कहकर इस किताब पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की जाने लगी। अदालत ने किताब पर पाबंदी लगा भी दी, लेकिन बाद में उसी न्यायालय ने अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। दक्षिण में जो पेरियार ने किया, उत्तर में वो होना बाकी था और उत्तर में यह काम किया ललित सिंह यादव ने। पेरियार के मिशन को उत्तर भारत में आगे बढ़ाने वाले ललित सिंह यादव ही थे। जिला कानपुर के गांव कठारा, रेलवे स्टेशन झिंझग के रहने वाले गज्जू सिंह यादव और मूला देवी के घर 1 सितंबर 1911 को ललित सिंह यादव का जन्म हुआ। मिडिल तक पढ़ाई के बाद उन्होंने पहले वन विभाग में और फिर ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में नौकरी की। कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद उनका झुकाव राजनीतिक आंदोलन की तरफ हुआ और वो राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय होने लगे। राजनीतिक आंदोलन में कुछ दिन सक्रिय रहने के बाद फिर उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो चला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले थे तो उसमें ललित सिंह यादव भी जाना चाहते थे। इस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में चाहने के बावजूद भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की वजह से वो नहीं जा सके। इसका उन्हें बहुत मलाल था। ललित सिंह शुरू से ही जिद्दी स्वभाव के थे और उन्होंने यह प्रण किया कि जिस गुरु से बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली है, उसी गुरु से वह भी दीक्षा लेंगे। बाद में उन्होंने 21 जुलाई 1967 को कुशीनगर जाकर भदंत चंद्रमणि महास्थीवर से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये वही गुरु थे जिससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा ली थी। इस तरह से पेरियार की जिद पूरी हुई। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने नाम के आगे से यादव शब्द हटा दिया और इस तरह ललित सिंह यादव सिर्फ ललई हो गए। इसी दौर में ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी के रूप में रामासामी पेरियार ने दक्षिण भारत से आवाज बुलंद कर रखी थी। उनके द्वारा लिखित द रामायण अ ट्रू रीडिंग की बहुत चर्चा हो रही थी। ललई जी भी उनसे बेहद प्रभावित थे। इत्तेफाकन दोनों की लखनऊ में एक कार्यक्रम में मुलाकात हो गई। ललई सिंह ने पेरियार से उनकी पुस्तक द रामायण अ ट्रू रीडिंग को हिंदी में लाने के लिए अनुमति मांगी। थोड़ा वक्त लेने के बाद पेरियार ने 1 जुलाई 1968 को पत्र लिखकर ललई सिंह को इसकी इजाजत दे दी। बिना वक्त गवाए 1968 में ही ललई जी ने दी रामायण अ ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कर दिया। सच्ची रामायण के छपते ही हिंदू धर्मध्वजी उसके विरुद्ध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर, क्योंकि इस किताब के छपने के बाद काफ़ी हो हल्ला मचा, तो तत्कालिक उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला एक बार फिर उत्तर भारत के हाई कोर्ट में गया। वहां एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को जस्टिस ए कीर्ति ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्त पुस्तकें वापस करें और इस पूरे मामले में ललित सिंह यादव का जो भी खर्च हुआ उसके लिए उन्हें 300 रुपये लौटाए जाएं। इस तरह ललित सिंह भी पेरियार की तरह ही ब्राह्मणवादी ताकतों और मनवादियों को मुंह चिढ़ाते हुए मुकदमा जीत गए। इस जीत ने ललित सिंह यादव में उत्साह भर दिया
उन्होंने शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती, उंगलीमाल नाटक, संत माया बलिदान नाटक, संबूक वध नाटक, एकलव्य नाटक और नाग यज्ञ नाटक व सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो जैसे क्रांतिकारी किताबों की रचना की। 24 दिसंबर 1983 में रामासामी पेरियार का निधन होने से ललई सिंह बौद्ध को बहुत झटका लगा। उनकी स्मृति में 30 दिसंबर 1974 को उनके घर एक महान स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश और दुनिया के महान बुद्धिजीवी, आंदोलनकर्मी आदि पेरियार के घर इरोड पर एकत्रित हुए। इस स्मृति सभा में एकत्रित होने वालों की संख्या काफी अधिक थी। इसमें पेरियार इरोड वेंकट रामासामी की स्मृति में सभी गणमान्य व्यक्ति अपने विचार रख रहे थे। इसमें पेरियार इरोड वेंकट रामासामी की ही तरह इन्होंने मिथक, धर्म और संस्कृति पर अपना विचार रखना शुरू किया। पेरियार रामासामी की तरह ही ललई भी कड़क आवाज में मिथक और धर्म पर तार्किक तथ्यात्मक प्रहार कर रहे थे। लोगों को लगा कि जैसे पेरियार रामासामी ही उन सभी को संबोधित कर रहे हैं। वहां उपस्थित जनता हैरत में थी। उनके इस व्यक्तित्व से प्रभावित होने के कारण उपस्थित जनता ने कहा, ये तो हमारे नए पेरियार हैं। आज हमें हमारा पेरियार वापस मिल गया। अब हमारे नए पेरियार यही होंगे। इस तरह ललई सिंह यादव ललई सिंह से पेरियार ललई हो गए। वहीं से इन्हें जनता ने उत्तर भारत के पेरियार कहना शुरू कर दिया। इस तरह ईवी रामासामी नायकर यानी पेरियार और ललई सिंह यादव का नाम एक साथ मिलकर पेरियार ललई के रूप में बहुजन आंदोलन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे दो बहुजन नायकों की। आप देखते रहिए दलित दस्तक।